गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे एक थ्योरी देखे थे, डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी। उस थ्योरी में एक सीरीज कैटायन के लिए तैयार किए थे। उसमें एक जगह मिसिंग हुआ था कि हाइड्रोजन कहीं दिखलाई नहीं पड़ रहा था। एक बार याद दिला दूं, कॉपर Hg और Ag के पहले और Zn के बीच में, Zn और Cu के बीच में H+ आयन को उसमें पुट कर देना है, जो गलती से लिखना छूट गया था। अब हम लोग देखते हैं आगे कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पास कराने के बाद जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो वहाँ पर कुछ लॉ फॉलो करता है, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम के अनुसार से एक VVI है, फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अभी तक हम लोग बेसिक चीज देख रहे थे जिसका कहीं सिलेबस में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है, तो तब हम लोग देख रहे हैं फैराडेज लॉ के बारे में जानकारी। फैराडेज लॉ, दिस लॉ was given by Faraday it has two parts. एक है Faraday's first law of electrolysis। एक पंक्ति का नियम है कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से होकर के इलेक्ट्रिक करंट हम पास कराते हैं तो आर्हेनियस के सिद्धांत के आधार पर हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रोलाइसिस के पश्चात जो कैटायन और एनायन प्राप्त होता है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके कैथोड और एनोड प्लेट पर सेल के इलेक्ट्रोड पर जमा होता है। तो जो इलेक्ट्रोड पर जमा होता है उसका अमाउंट को कंसीडर करें, कितना अमाउंट जमा होगा। तो फैराडे साहब ने बताया कि उसका जो अमाउंट होगा, जितना चार्ज हम प्रवाहित करेंगे उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कि सब कुछ यदि कांस्टेंट रखें, कहीं कुछ इधर उधर चेंजिंग नहीं करें, तो वैसे कंडीशन में जितना भी अमाउंट जमा होगा पदार्थ का इलेक्ट्रोलाइसिस के पश्चात वो समानुपाती होगा कि कितना चार्ज उसमें प्रवाहित कर रहे हैं, चार्ज का समानुपाती। ड्यूरिंग electrolysis of any electrolyte at constant conditions
amount of या ऐसा कहें डिपॉजिटेड अमाउंट of substance at any electrode is directly proportional to passed electric charge. It is called Faraday's first law of electrolysis. That is, deposited amount is directly proportional to electric charge. जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवाहित कर रहे हैं उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर 5 कूलम प्रवाहित किए तो अलग अमाउंट जमा होगा, 10 कूलम करेंगे तो अलग अमाउंट होगा। तो जैसे जैसे चार्ज का अमाउंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो पदार्थ का जो अमाउंट होगा वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जाकर के जो है कि अमाउंट जो है पदार्थ का जो अमाउंट वो डिपेंड कर रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज हम प्रवाहित कर रहे हैं उस इलेक्ट्रिक चार्ज पर। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां पर हम लोग देखें, लेट डिपॉजिटेड अमाउंट of substance equal to W gram and passed electric charge equal to Q coulomb. Therefore, from above law, इस लॉ के अनुसार से हो जाएगा W इज प्रोपोर्शनल टू Q और W इक्वल टू सम कांस्टेंट Z इंटू Q। ये इक्वेशन फर्स्ट। Z क्या है तो Z बता रहे हैं, Z क्या है, कांस्टेंट है। व्हेयर Z इक्वल टू इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट ECE। ठीक है, तो ये जाकर के जो है कि Z को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। तो ECE से डिनोट भी कहीं कहीं शॉर्ट में ECE भी दे दिया जाता है सवाल में। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर हम लोग आप देख लिए पहला लॉ कि जो भी अमाउंट जमा होगा पदार्थ का वो इलेक्ट्रिक चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। चार्ज जितना बढ़ाते हैं उतना अमाउंट जमा अधिक होगा, चार्ज जितना कम करते हैं अमाउंट उतना कम जमा होगा। तो ये जाके हमको यहाँ पर W इज प्रोपोर्शनल टू Q हो गया। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाए तो सम कांस्टेंट यहाँ पर Z, देन W विल बी इक्वल टू Z इंटू Q और देन वेयर Z इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या ECE। किसी भी सब्सटेंस का Z का मान अपना अलग अलग होता है। वो पदार्थ के
नेचर पर डिपेंड करता है, पदार्थ के एटॉमिक वेट पर डिपेंड करता है, पदार्थ के वैलेंसी पर डिपेंड करता है, पदार्थ के इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करता है। इस प्रकार से उस पर डिपेंड करता है, जो बाद में चर्चा उस पर हम लोग फिर लौटेंगे तो करेंगे। तत्कालिक हम लोग यहां पर इतना देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको आगे लेके चलते हम लोग। सिंस वी नो दैट that amount of charge which is passed in per unit time is called electric current। ये करंट का दूसरा परिभाषा है, मैथमेटिकल परिभाषा है। लेट इन t सेकेंड q कूलम्ब करंट, q कूलम्ब चार्ज is passed, therefore in 1 second q by t कूलम्ब charge will be passed। कि मान लिया कि t सेकेंड में जो है q कूलम्ब चार्ज प्रवाहित हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, तो q बाय t। इसी को हम लोग therefore from above स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट ऊपर दिया गया है, करंट इक्वल टू q बाय t और I इक्वल टू q बाय t, therefore q इक्वल टू I इंटू t। Now from equation first इक्वेशन फर्स्ट में q का मान रखते हैं तो W इक्वल टू ZIT, ये इक्वेशन सेकेंड। तो ये था फैराडे लॉ। यहाँ तक जो टॉपिक हम लोग देखे, फैराडे लॉ का फर्स्ट लॉ, यहाँ पर दो इक्वेशन प्राप्त हुआ। एक हुआ W इक्वल टू ZQ और दूसरा W इक्वल टू ZIT। कैसे प्राप्त हुआ तो वो दिखाई पड़ गया हमको। पहला में देखे W इज प्रोपोर्शनल टू Q, तो प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाए तो W इक्वल टू ZQ प्राप्त हुआ था। अब उसके बाद हम लोग ये परिभाषा देखे इलेक्ट्रिक करंट का कि प्रति इकाई समय में जितना भी चार्ज प्रवाहित होगा वो चार्ज क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर जाके हमको t सेकेंड में q कूलम्ब चार्ज प्रवाहित हो रहा है, इसलिए 1 सेकेंड में कितना होगा, q बाय t कूलम्ब। देयरफॉर करंट विल बी इक्वल टू q बाय t, I इक्वल टू q बाय t, देयरफॉर q विल बी इक्वल टू I इंटू t। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में q की जगह पर z, मैंने q की जगह पर IT रख दिए, तो हमको प्राप्त हुआ W इक्वल टू z इंटू IT। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ।
अब हम लोग देखते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कह रहा है कि कोई भी यहाँ पर दो या दो से अधिक सेल को सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर अलग अलग सॉल्यूशन ले रहे हैं, तीन अलग अलग सेल है, तो तीन ठो लें, दो ठो लें, जितना भी लें, अलग अलग पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं यहाँ पर। तो सेल 1, सेल 2, सेल 3, अब तीनों को जाकर के हम लोग सीरीज में जोड़ दिए। तो सीरीज में जोड़ने के बाद उसका कैरेक्टर याद रखना होगा। पीछे जो कैरेक्टर बताए थे सीरीज कॉम्बिनेशन का, बस दो चीज, आई हमेशा कांस्टेंट रहेगा और टी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये दो ही पॉइंट याद रखना है। जो उधर हम लोग उधर चर्चा किए थे उसका मेन मकसद यही था। बस यहाँ पर याद इसी के लिए, फैराडेज के सेकेंड लॉ के लिए, कि यहाँ पर क्या है, आई कांस्टेंट और टी क्या है, कांस्टेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब कहता है यहाँ पर फैराडे का सेकेंड लॉ में कि जब दो या दो से अधिक सेल को सीरीज में जोड़ करके इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं, तो यहाँ पर जो भी केमिकल लिए हैं इलेक्ट्रोलाइट, वो अपना इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा, और इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा तो वो कैटायन एनायन के रूप में टूटेगा, और कैटायन एनायन के रूप में जब टूटेगा तो वो जाके डिपोजिट होगा। तो कहता है जो भी डिपोजिटेड अमाउंट होगा, वो डिपोजिटेड अमाउंट उसी पदार्थ के इक्विवेलेंट वेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से समझ लें कि जब हम कोई दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या इसी को बोलते हैं वोल्टामीटर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टामीटर कहा जाता है इसको, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टामीटर को आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन के द्वारा जोड़ते हैं। जोड़ने के पश्चात जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराने के पश्चात ऐसा पाया जाता है कि जो भी अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर प्रत्येक सेल के, वो अमाउंट उस पदार्थ के इक्विवेलेंट वेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसे कहते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। According to figure, two or more than two electrolytic cell or voltameter are connected with each other in circuit as series combination. Now, at this condition, deposited amount of substance at electrode
of any cell is directly proportional to equivalent weight of that substance. It is called Faraday's second law of electrolysis. इसको फैराडे का सेकेंड लॉ कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, कि जब कोई भी दो या दो से अधिक सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, जोड़ के इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराते हैं, तो प्रत्येक सेल के इलेक्ट्रोड पर जो भी पदार्थ जमा होगा, उस पदार्थ का जो मात्रा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट। बस अमाउंट आइदर इक्विवेलेंट वेट के बीच रिलेशन है कि जो भी होगा उस पदार्थ का इक्विवेलेंट वेट उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज अमाउंट of substance, its equivalent weight। इसे ही हम लोग कहते हैं फैराडे का सेकेंड लॉ। इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा, अमाउंट ज्यादा जमा होगा। इक्विवेलेंट वेट जिसका कम होगा उसका अमाउंट क्या होगा, कम जमा होगा। लेट अमाउंट ऑफ substance equal to W and equivalent weight of substance. Therefore, we find that W is proportional to E। तो यह है फैराडे का सेकेंड लॉ कि W जो है E का समानुपाती होगा। अब ये इसी को लेकर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहां पर हम लोग therefore W equal to some constant K into E and W by E equal to K। K क्या है, तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। समानुपाती स्थिरांक। इक्वेशन फर्स्ट। तो इस प्रकार से हम लोग ये प्राप्त किए तत्कालिक फैराडे के सेकेंड लॉ से। एक बार फिर देख लें कि जब हम लोग सीरीज में दो या दो से अधिक सेल को आपस में जोड़ते हैं, तो जो भी प्रत्येक सेल पर पदार्थ का मात्रा इलेक्ट्रोलाइज्ड होकर यहाँ जमा होगा तथा उसी के इक्विवेलेंट वेट का समानुपाती होगा, अर्थात W समानुपाती हो जाएगा E का, और W इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू E। देयरफॉर W बाय E इक्वल टू K। K क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, तुरंत हट जाएगा, उसका वैल्यू को मतलब नहीं है यहाँ पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। फॉर
first cell, let amount of substance equal to W1 and equivalent weight equal to E1. Therefore, from equation first, W1 by E1 equal to K. Equation 2. For second cell, let amount of substance equal to W2 and equivalent weight equal to E2 from equation 1. तो W2 by E2 equal to K. ये इक्वेशन थर्ड. Now from equation 2 and 3 we get equation 2 W1 by E1 इक्वल टू K और W2 by E2 इक्वल टू K. तो K दोनों में कांस्टेंट है. Therefore W1 by E1 E2, या हम लोग कह सकते हैं W1 E2 W2 E1, दोनों एक ही चीज है. तीसरा भी कर सकते हैं E1 by E2 W1 by W2. Equation 4. Now we also know that W equal to ZIT from first law. तो फर्स्ट लॉ से हम लोग देख रहे हैं कि W इक्वल टू क्या है, ZIT. Therefore W1 इक्वल टू Z1 I1 T1 and W2 will be equal to Z2 I2 T2. Therefore from equation 4, इक्वेशन 4 से हम लोग E1 E2 W1 W2 की जगह इसको रख सकते हैं. तो यहां पर हो गया E1 by E2 Z1 I1 T1 but for series combination I equal to constant and T equal to constant. तो therefore ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा. तो बचेगा क्या, E1 by E2 इक्वल टू Z1 by Z2. ये इक्वेशन हो गया 5. तो यहां से समझ लीजिए, हम लोग देख लिए कि दोनों इक्वेशन को लेके चले. W1 by E1 W2 by E2 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो इतना हो गया, या E1 by E2 W1 by W2 बराबर हो गया दोनों. अब W इक्वल टू ZIT हम लोग फर्स्ट लॉ में देख चुके हैं, इसलिए W1 बराबर हो जाएगा Z1 I1 T1 और W2 बराबर हो जाएगा Z2 I2 T2. अब E1 E2 की जगह पर ही रहेगा, W1 W2 की जगह पर इसको रख दिए. लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग पिछले क्लास में बोल चुके हैं, अभी भी थोड़ा देर पहले लिखाए थे कि आई क्या होगा, कांस्टेंट होगा. टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो IT जब कांस्टेंट होगा तो खत्म हो गया, बचा क्या E1 by E2 इक्वल टू Z1 by Z2.
अब इसको जरा सा और आगे बढ़ा दूं। इसको और लिख सकते हैं हम लोग E1 by Z1 equal to E2 by Z2, therefore E by Z equal to constant। मतलब E और Z का रेशियो हमेशा क्या होगा, मतलब Z1 को उठा के यहाँ ले आए और Z1 को यहाँ, E2 को उठा के वहाँ ले गए, तो ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। इसका मतलब E by Z हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वो कांस्टेंट होगा F। इक्वेशन 6 where F equal to Faraday constant। इतना वैल्यू होता है 1 फैराड का, अबाउट 96,500 कूलम्ब। लगभग। चलिए और आगे बढ़ाते हैं। तो यहां से हम लोग E इक्वल टू जेड एफ भी लिख सकते हैं, या Z इक्वल टू E बाय एफ भी लिख सकते हैं। अब यहां पर हम लोग एक और चीज जानते हैं, बट फॉर एलिमेंट इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, और E इक्वल टू A बाय N। पिछले क्लास में, मतलब पिछले चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में बता चुके थे कि एलिमेंट का बोले थे, जब हम लोग फैराडे का लॉ देखेंगे तो वहाँ पर इसका यूज होगा। तो E इक्वल टू A बाय N, अब E के जगह पे यहाँ रख सकते हैं, तो देयरफॉर Z इक्वल टू A बाय NF। ये इक्वेशन हो गया 7। लिखिए जल्दी से। तो इसको समझ गए। तो ये फैराडे का सेकेंड लॉ यहां तक था। तो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ दोनों को देख लिए। अब इसका कुछ एप्लीकेशन है। इसके अलावा जेड पर चलेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पर, प्लस कुछ फॉर्मूला और डिराइव करेंगे, तब हम लोग न्यूमेरिकल पर लौटेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए आज भर। ये 96,500 कूलम कैसे आया, कहाँ से आया, तो इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी।